नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय आजकल सबसे अधिक चर्चा में है और वो विषय है जातिगत जनगणना। आजकल आप देख रहे होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अनुराग ठाकुर जी हों, अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, सभी एक ही बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात। आखिर ये जातिगत जनगणना है क्या और क्यों कराई जा रही है? भाई, जातिगत जनगणना जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत में ये देखना कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं, अर्थात भारत में नाई कितने हैं, धोबी कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, सफाई कर्मचारी की जो जाति है वो कितने हैं, कितने एससी एसटी ओबीसी, मतलब कुल मिला के कितनी जाति के लोग भारत में रहते हैं, उनको किस प्रकार, किनको एससी की श्रेणी में रखा जाए, किसको एससी, किसको ओबीसी वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के भारत की जो कुल मिला के जो जनसंख्या है 100 करोड़ 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें से देखा जाए कि किस जाति के कितने लोग भारत में रहते हैं। और आखिर ये जातिगत जनगणना कराई क्यों जा रही है, प्रश्न ये उठता है। तो इसके पीछे एक नारा है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस बात को तो थोड़ा सिंपल तरीके से समझें तो ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा खेत है और उसमें 4 लोग काम करते हैं मान लो, और जो 4 लोग काम करते तो बस खेत में जो भी क्योंकि चारों ने बराबर मेहनत करी है तो उसमें जो भी अनाज वगैरह जो भी उपजेगा, वो जो भी कुछ उसमें से इनपुट प्राप्त होगा वो सब में बराबर बांट दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, 4 लोगों ने मेहनत करी है तो 4 लोगों को बराबर बंटना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, क्या वहाँ पर भी यही बात लागू होती है? क्या वहाँ पर भी देश की तरक्की, उन्नति, देश को आगे बढ़ाने में, देखिए, इन सभी जो जाति वगैरह के जो लोग हैं उनका उतना ही योगदान है कि केवल जनसंख्या में इनका योगदान है? अब अगर देखा जाए तो भारत की टोटल जनसंख्या का 85% जो लोग हैं वो एससी एसटी और ओबीसी की श्रेणी में आते हैं, 85% लोग। और केवल 15% जो लोग हैं वही लोग सामान्य जाति में आते हैं। तो केवल जनसंख्या में ही इनका योगदान है या देश की तरक्की में भी इनका योगदान है? अब प्रश्न ये उठेगा कि भैया इनको कभी मौका ही नहीं मिला। जब इनको मौका नहीं मिला तो ये अपना योगदान इतना कैसे देते देश की तरक्की और उन्नति में? तो भाई, इनको मौका मिला या नहीं मिला ये हम देखते हैं। अभी भी हमारे देश में इस समय आरक्षण चल रहा है, जातिगत आरक्षण चल रहा है। और आरक्षण जो हमारे देश में शुरू हुआ था 1950 में, जब भारत का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तब से आरक्षण हमारे देश में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के लिए। और आरक्षण इस प्रकार से था कि भाई एसटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं उनको 7.5% आरक्षण उनको मिलना चाहिए, और जो एससी हैं उनको 15% मिलना चाहिए, और बाकी जो ओबीसी जो अभी हाल ही में जुड़ा है इनमें आरक्षण में, इनको 27% आरक्षण तो मिलना चाहिए। तो कुल मिला के जो ये मिलता है आरक्षण, फिलहाल ये मिलना चाहिए नहीं, मिलता भी है। और ये जो कुल मिला के अगर हम आरक्षण देखो तो 49.5% आरक्षण इस समय एससी एसटी और ओबीसी को दिया जाता है। किस में दिया जाता है भाई? केंद्र सरकार द्वारा पोषित जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें दिया जाता है, स्कूलों में दिया जाता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज उनमें दिया जाता है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें भी इनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण मतलब ये सीटें इनके लिए फिक्स हैं, ये इनको मिलेगी ही मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। और बाकी सीटें जो बची हैं उसमें भी ये फाइट कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं। तो ये तो, और वैसे भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो 49.5 तो उन्होंने पहुंचा ही दिया पहले, चलो जो भी है।
और यहीं पर अगर हम राज्यों की स्थिति देखें तो राज्यों की स्थिति तो एकदम अलग है। राज्य तो अपने हिसाब से आरक्षण देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण SC ST और OBC को है, और महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है SC ST OBC को। मध्य प्रदेश में यही 50% आरक्षण, और राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में 64% आरक्षण SC ST और OBC को राज्य सरकार देती है। खैर वो राज्यों का अपना मसला है भाई, हर राज्य में हर श्रेणी के लोगों की संख्या अलग अलग है। तो कुल मिलाकर जो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना से होगा क्या? जातिगत जनगणना से हमें जातियों का पता चलेगा, SC ST OBC का पता चलेगा कि कितने लोग हैं। उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी, माने जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मतलब फिर उसके बाद उनको उसी हिसाब से शिक्षण संस्थानों में और सरकारी जो जॉब्स हैं उनमें उनको स्थान दिया जाएगा। मीन्स 100% में से 85% जो शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा के अवसर हैं, उच्च शिक्षा के अवसर हैं और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो उनको दी जाएंगी, और 15% जो बचेंगी उसमें भी ये लोग फाइट कर सकते हैं। तो अब देखा ये जाए कि क्या ये जो व्यवस्था है ये ठीक है और ठीक रहेगी। भाई देखा जाए तो हमारे संविधान में कहा गया है कि भाई हर किसी को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मिलनी चाहिए। उसमें शिक्षा का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार भी हर किसी को मिलना चाहिए। जीने का अधिकार हर किसी को है, ये मिलना चाहिए। तो क्या सरकार इनको ये अवसर दे रही है? अब ये देखा जाए तो जहाँ तक देखा जाए तो जितने भी जो सरकारी जो विद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें SC ST और OBC जो छात्र हैं उनके लिए फीस ना के बराबर है, मतलब मुफ्ती मान लो। उनके लिए जो उन शिक्षण संस्थाओं की जो ड्रेस हैं स्कूलों में वो मुफ्त है, उनके लिए पुस्तकें मुफ्त है, बल्कि उल्टा उनको स्कूल आने पर अगर कुछ लोगों को मतलब पैसे भी दिए जाते हैं कि चले भाई आप स्कूल आए तो ये लो, खाना उनके लिए मुफ्त है। अभी हम कहेंगे भाई कि देखो, जब उनके लिए शिक्षा मुफ्त है, जब उनके लिए स्कूल की ड्रेस मुफ्त है जो खरीद नहीं सकते, जब उनके लिए पुस्तकें मुफ्त है, जब उनके लिए खाना पीने की सुविधा है, उसके उल्टा उनको स्कूल आने पे पैसे ही मिलते हैं, तो उनको अवसर तो सरकार दे ही रही है। अब हम कहेंगे कि घर की स्थिति तो भाई बुरी है, तो घर के लिए भी आप देखें तो इस समय जो हमारी सरकार है जो गरीब आवास योजना चला रही है कि भाई उनको मुफ्त में घर भी दिए जाए, कोशिश हो ना कि लगभग कम से कम मिनिमम रेट में कोशिश करी जाएगी उनको घर दिए जाए। उनके लिए खाने के लिए भैया उज्ज्वला योजना चला रही है सरकार, उनको मुफ्त राशन लगभग ना के बराबर, 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल गेहूँ अगर दिए जा रहे तो ना के बराबर उनको राशन, बल्कि कुछ को मुफ्त में भी दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के दौरान उनकी भाई 5 लाख तक, अब तो ऊपर से उससे ऊपर की भी बात चल रही है कि उनका इलाज में मुफ्त कर दिया जाए। तो जब तुम्हारे को रहने के लिए, खाने के लिए और कई सारी योजनाएं चला रही है सरकार उनकी कि उनको रोजगार मिले वर्ष भर, लगभग इतने दिनों तक उनको रोजगार मिले और मिनिमम इतनी उनको मजदूरी मिले, तो उसके लिए भी सरकार योजना चला रही है। तो जब तुम्हारा रहना, खाना, नौकरी, इलाज, अस्पतालों में, शिक्षा में तुम्हारे को ना कोई फीस देनी है, जब तुम्हारी पुस्तकें मुफ्त तुम्हारे को दी जा रही हैं, जब तुम्हारी ड्रेस तुम्हारे को मुफ्त दी जा रही है, ऊपर से स्कूल आने के तुम्हारे को पैसे मिल रहे हैं, खाना भी स्कूल में मिल रहा है, तो पूरी सुविधा तो सरकार को दे रही है कि वो भी भैया अपना स्तर ऊंचा करें पढ़ाई में, वो भी मेधावी छात्र बने, वो भी पढ़े लिखें। और पढ़ाई लिखाई के केवल अवसर दिए जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई किसी के दिमाग में घुसकर उसको इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा सकता। क्या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, क्या जरूरी है सभी इंटेलिजेंट हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये तो पढ़ाई तो अपनी रुचि की बात है, तो उनको सभी अवसर मिले, वो भी अपना स्तर ऊपर उठाएं। क्या हमारे देश में जो SC ST और OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं, क्या उन्होंने तरक्की नहीं करी? क्या वो ऊंचे पदों पे नहीं पहुंचे हैं? क्या वो IAS नहीं बने, या बड़े वैज्ञानिक नहीं बने, या बड़े डॉक्टर नहीं बने, या खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े? अगर आप आज भी सर्च करोगे नेट में तो बहुत सारे बच्चे जो कि इन्हीं कैटेगरीज के हैं, खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया,
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कराया, बड़े बड़े वैज्ञानिक वो बने, आईएएस ऑफिसर तक बने। तो भाई जब तुम्हें मौका मिल रहा है तुम भी कोशिश करो, तुम भी आगे बढ़ो भाई। ये जातिगत जनगणना करा के क्या होगा? इससे होगा ये कि इससे जो लोग लायक नहीं है, मीन्स लायक मतलब है कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो इतने मेधावी नहीं है, अगर ऐसे लोग केवल अपनी जाति के आधार पर भाई डॉक्टर बन जाएं, जाति के आधार पर इंजीनियर बन जाएं, जाति के आधार पर बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं, तो फिर हमारा देश जो आज साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर रहा है, आज विदेशों में हमारा नाम है, हमारे वैज्ञानिक अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पूरे वर्ल्ड में अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लगभग वो बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, जो लायक हैं, फिलहाल वही उन पदों पे पहुंच रहे हैं। और भी पहुंच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो मिल ही रहा है। परंतु अगर इसकी संख्या बढ़ा दी जाए तो भारत जो तरक्की कर रहा है उसकी बजाय भारत तो एकदम गर्त में चला जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी हमारे देश में। अगर ऐसे डॉक्टर हो जाएंगे जो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं था, परंतु इसलिए बन गया क्योंकि वो इस जाति का था, तो वो क्या इलाज करेगा? ऐसा इंजीनियर अगर हमारे देश में निर्माण कार्य में लग जाएगा कि जो उस लायक ही नहीं था, वो तो इसलिए इंजीनियर बन गया क्योंकि वो भैया निम्न जाति से आता था, कोटे के आधार पर बना है, तो क्या हमारे देश में वो निर्माण कार्य करेगा? कहाँ हमारा देश पहुंचेगा? इस समय हमारे देश को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम ये जातिगत जनगणना करें और जातिगत जनगणना के आधार पर हम ये देखें कि भाई 85% जो सीटें हैं वो तो इनको मिलनी चाहिए, और ये जो कि चाहे लायक हो चाहे ना हो, परंतु उनको सीटें मिलनी चाहिए, और अगर इनको हम इन कार्य में लगा देंगे, इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े निर्माण कार्यों में, तो फिर देश की स्थिति क्या होगी? देश को क्वालिटी कहां से मिलेगी? तो उम्मीद है आप इस विषय पे थोड़ा सोचेंगे गंभीरता से, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कृपया इस बारे में उम्मीद है कि आप अपने कमेंट मेरे को भेजेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।